नमस्कार। आज हम साइंस 2 के चौथे चैप्टर पर्यावरण प्रबंधन यानी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये टॉपिक न सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए जरूरी है, बल्कि एसएससी बोर्ड परीक्षा के लिहाज से भी आप जानते हैं काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाँ, तो हमारे पास इस चैप्टर से जुड़े कुछ नोट्स और तस्वीरें भी हैं। कोशिश यही रहेगी कि इनसे जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें, समझें और याद रखने लायक बनाएं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चर्चा में हम इकोसिस्टम से लेकर बायोडायवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन तक सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं को कवर करेंगे। और ये भी देखेंगे कि पर्यावरण संतुलन क्यों जरूरी है और इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। जी हाँ, और परीक्षा के लिए क्या जरूरी है उस पर खास ध्यान रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले इकोसिस्टम आखिर ये है क्या? नोट्स में लिखा है कि ये जैविक मतलब बायोटिक और अजैविक एबायोटिक घटकों और उनके बीच होने वाली अंतर क्रियाओं इंटरैक्शन से बनता है। सही। और सबसे अहम बात, ये घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं, मतलब अकेले काम नहीं कर सकते। अच्छा, जैविक घटकों में देखिए प्रोड्यूसर यानी पौधे आ गए, जो खाना बनाते हैं। बिल्कुल। फिर कंज्यूमर यानी जानवर जो दूसरों पर निर्भर हैं, और फिर डीकम्पोजर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मृत चीजों को सड़ाते हैं। और कंज्यूमर भी अलग अलग तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। जी हाँ, प्राइमरी जो सीधे पौधों को खाते हैं, सेकेंडरी जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, और टर्शियरी जो सेकेंडरी को। एक पूरी चेन है। और अजैविक घटक वो क्या हुए? अजैविक में वो सब आ गया जो जीवित नहीं है पर जीवन के लिए जरूरी है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, मिनरल्स। बिल्कुल। फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, ये सब। नोट्स में एक चार्ट भी है इसका जो इसे काफी क्लियर करता है। ये अंतर जैविक और अजैविक घटक का परीक्षा के लिए जरूरी है। एक बात और, हम अक्सर प्रोड्यूसर या बड़े जानवरों पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन ये डीकम्पोजर्स जैसे नोट्स में दीमकों का जिक्र है या गोबर के कीड़े, हाँ, ये भी तो उतने ही महत्वपूर्ण है। ये गंदगी साफ करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो इकोसिस्टम के क्या कहते हैं, सफाई कर्मचारी हैं। इनके बिना पोषक तत्वों का चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल चल ही नहीं सकता। अच्छा। ये मरे हुए जीवों को तोड़कर वापस मिट्टी में मिलाते हैं, जिसे पौधे फिर से इस्तेमाल कर सकें। और फूड चेन और फूड वेब, वो भी इसी से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। फूड चेन दिखाती है कि ऊर्जा कैसे एक जीव से दूसरे तक जाती है, जैसे वो चित्र 4.1 में है, घास, फिर टिड्डा, फिर मेंढक, सांप, बाज। हाँ, देखा मैंने। और फूड वेब में कई सारी फूड चेन्स आपस में जुड़ी होती हैं। ये दिखाता है कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कितना जटिल है। ठीक है, तो इकोसिस्टम का बेसिक आइडिया समझ आ गया। अब ये पर्यावरण से कैसे जुड़ा है? पर्यावरण तो और भी बड़ा शब्द लगता है। हाँ, पर्यावरण एक बहुत बहुत व्यापक टर्म है। इसमें हमारे चारों ओर के सारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं जो जीवों पर असर डालते हैं। बिल्कुल। और इसे हम दो तरह से देख सकते हैं। एक प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें हवा, पानी, जमीन, जीव ये सब हैं। और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण, जैसे हमारे शहर, सड़कें, खेत, इंडस्ट्रीज जो हमने बनाया है। अच्छा, और इकोलॉजी वो क्या है? इकोलॉजी असल में इसी प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन है। मतलब जीव एक दूसरे से और अपने आसपास के वातावरण से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसी की स्टडी इकोलॉजी है। तो इकोसिस्टम एक तरह से इकोलॉजी की फंक्शनल यूनिट हुई। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। इकोसिस्टम पर्यावरण की वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है जहां जीवन चलता है, जहां ऊर्जा का प्रवाह होता है, जहां पोषक तत्वों का चक्र चलता है। और इस पूरे सिस्टम का संतुलन बनाए रखने के लिए वो प्राकृतिक चक्र बहुत जरूरी है ना? हाँ। जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, हाँ, इनका लगातार चलते रहना बहुत जरूरी है। फूड चेन्स भी इसी संतुलन का हिस्सा हैं। पर ये संतुलन काफी नाजुक लगता है। बहुत नाजुक है। और हमें यह समझना होगा कि मानव का अस्तित्व प्रकृति के बिना संभव ही नहीं है। ये पृथ्वी हमें एक तरह से विरासत में मिली है, उधार मिली है। हाँ, उधार मिली है अगली पीढ़ियों से। तो इसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। नोट्स में गांधी जी का वो कथन है ना, हाँ, पृथ्वी सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच को नहीं। बिल्कुल। आज के समय में ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये संतुलन बिगड़ रहा है, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। कुछ तो प्राकृतिक कारण है, जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, हाँ, लेकिन ज्यादातर तो मानव निर्मित लगते हैं,
जैसे वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, शिकार, बढ़ता प्रदूषण। और इन मानव निर्मित कारणों में आज सबसे बड़ा खतरा है प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये होता क्या है बिल्कुल? देखिए, जब हमारे आसपास के माहौल में, हवा में, पानी में या मिट्टी में कोई ऐसी अनचाही चीज आ जाए या उसकी मात्रा इतनी बढ़ जाए कि वो नुकसानदायक हो जाए, या कोई ऐसा बदलाव हो जाए जो ठीक नहीं है। हाँ, उसी को प्रदूषण कहते हैं। ये प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है, पर आजकल मानवीय गतिविधियां इसका मुख्य कारण है। नोट्स में अलग अलग तरह के प्रदूषण बताए गए हैं। ये एसएससी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। जी, इसके कारण तो हम रोज देखते हैं, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, जिसमें CO2, CO, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, धूल, राख, ये सब होता है। हाँ, और इसका असर सांस की बीमारियां, एसिड रेन, ओजोन लेयर को नुकसान। नोट्स में वो शहरी धुंध की तस्वीर है, वो इसी का नतीजा है। बिल्कुल। फिर आता है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। इसके कारण इंडस्ट्री का कचरा, घरों का गंदा पानी, सीवेज, खेती में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, वो सब बहकर पानी में मिल जाते हैं। और इससे पानी से होने वाली बीमारियां फैलती हैं, जैसे हैजा, टाइफॉइड, और पानी के जीवों पर भी बुरा असर पड़ता है। तो बहुत बुरा असर, कई जलीय जीव तो खत्म ही हो जाते हैं। तीसरा है मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है। हाँ, औद्योगिक कचरा, ई कचरा जो आजकल बहुत बढ़ गया है, प्लास्टिक। और खेती में कीटनाशकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। बिल्कुल, इससे सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है, फसलों की ग्रोथ रुक जाती है, उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ये तो बहुत गंभीर बात है। एक और है जो और भी खतरनाक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अच्छा, वो कैसे? ये प्राकृतिक भी हो सकता है, जैसे यूवी IR रेडिएशन सूरज से, और मानव निर्मित भी, जैसे एक्सरे मशीनों से या न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाला रेडिएशन। इसके प्रभाव क्या होते हैं? इसके प्रभाव बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कैंसर का खतरा, टिश्यू डैमेज, जेनेटिक बदलाव, मतलब असर पीढ़ियों तक जा सकता है। नोट्स में चेरनोबिल, 3 माइल आइलैंड जैसी दुर्घटनाओं का जिक्र है। हाँ, वो तो बहुत भयानक थी। ये हमें याद दिलाती हैं कि ये कितना खतरनाक है। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि इसे रोकें कैसे? सिर्फ जानना तो काफी नहीं। बिल्कुल नहीं। नोट्स कहते हैं कि इसके लिए जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब तक ये एक पब्लिक मूवमेंट नहीं बनेगा, तब तक मुश्किल है। कानून अपनी जगह है, पर जब तक लोग खुद नहीं जुड़ेंगे, बदलाव लाना कठिन है। खासकर बच्चों में शुरू से ही पर्यावरण के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना होगा। हाँ, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ जागरूकता से भी काम नहीं चलेगा, एक्शन भी चाहिए। सही कहा। इसीलिए दुनिया भर के देशों ने, विकसित और विकासशील दोनों ने, पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी ली है, योजनाएं बनाई हैं, कानून लागू किए हैं। जैसे वो 1972 का UNEP सम्मेलन। हाँ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, वो एक बड़ा कदम था। उसके बाद ही भारत में भी पर्यावरण मंत्रालय बना और 1985 से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन से मुख्य कानून हैं? ये SSC के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हाँ, कुछ प्रमुख कानून याद रखने चाहिए। एक है वन संरक्षण अधिनियम 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसमें क्या है? इसके तहत जो जमीन जंगल के लिए रिजर्व्ड है, उसे किसी और काम के लिए, जैसे माइनिंग वगैरह, इस्तेमाल करने से पहले केंद्र सरकार की परमिशन लेनी जरूरी है। ओके। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। ये काफी व्यापक कानून है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण की बात है। हाँ, ये प्रदूषण को कंट्रोल करने और जो लोग या संस्थाएं प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें सजा देने का प्रावधान करता है। 5 साल तक की कैद या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और इसी के तहत वो NGT बना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जी हाँ, 2010 में, ताकि पर्यावरण से जुड़े मामले जल्दी सुलझ सकें। तीसरा कौन सा है? तीसरा महत्वपूर्ण है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये जानवरों की सुरक्षा के लिए है। हाँ, जंगली जानवरों और पौधों की सुरक्षा के लिए। इसके कुछ क्लॉज खास हैं, जैसे क्लॉज 49A, जो दुर्लभ जानवरों के ट्रेड पर पूरी तरह रोक लगाता है। और 49B? क्लॉज 49B वन्य जीवों की खाल या उनके अंगों से बनी चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। और 49C? क्लॉज 49C कहता है कि अगर किसी के पास ऐसी कोई चीज पहले से है, तो उसका स्टॉक डिक्लेयर करना अनिवार्य है। तो ये मुख्य कानून है, लेकिन सिर्फ कानून काफी नहीं होते। बिल्कुल नहीं। इन्हें लागू करने और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए कई संगठन भी काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो IUCN,
IPCC, UNEP, WWF, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये सब बड़े नाम हैं। हाँ, ये रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग, अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। और भारत में भी बहुत सारे सरकारी और खासकर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। नोट्स में कई नाम हैं: बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS, CPR एनवायरनमेंट ग्रुप चेन्नई, गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली, चिपको सेंटर टेहरी गढ़वाल, CEE अहमदाबाद, केरल शास्त्र साहित्य परिषद, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर। हाँ, लिस्ट काफी लंबी है। और ग्रीन पीस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी यहाँ सक्रिय है। जी। और एक चीज जो भारत की खास है, जिसका जिक्र जरूरी है, वो है देवराई की परंपरा, सेक्रेड ग्रूव्स। हाँ, ये क्या है? ये जंगल के वो हिस्से हैं जिन्हें स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं, किसी देवी देवता से जोड़कर, और वो खुद ही उनकी रक्षा करते हैं। मतलब सरकार नहीं, समाज बचाता है। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पेड़ काटना, शिकार करना मना होता है। ये एक तरह के कम्युनिटी मैनेज सैंक्चुरीज हैं। कमाल है। महाराष्ट्र में ऐसी कितनी है? नोट्स के अनुसार 13,000 से ज्यादा दर्ज की गई हैं। ये दिखाता है कि हमारी पारंपरिक सोच में भी संरक्षण कितना बसा हुआ है। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं बायोडायवर्सिटी पर, जैव विविधता। इसका सीधा सा मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में, किसी एक इलाके में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी कुल वैरायटी। अच्छा, और इसे बचाने के तरीके क्या हैं? नोट्स में कुछ पॉइंट्स दिए हैं। हाँ, जैसे दुर्लभ प्रजातियों पर खास ध्यान देना, नेशनल पार्क और सैंक्चुरी बनाना, कुछ इलाकों को बायो रिजर्व घोषित करना। ये क्या होता है? बायो रिजर्व एक बड़ा इलाका होता है जहां पूरे इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश की जाती है, जिसमें इंसान भी शामिल होते हैं, सस्टेनेबल तरीके से। ओके, और जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाएं चलाना। हाँ, किसी खास प्रजाति को बचाने के लिए नियमों का पालन करना और वो पारंपरिक ज्ञान उसे सहेजना। ये जानना तो डरावना है कि दुनिया में 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। हाँ, हाईली सेंसिटिव बायोडायवर्सिटी स्पॉट्स। और इनका 86% हिस्सा नष्ट हो चुका है। जी, अब सिर्फ 2.3% पृथ्वी की सतह पर ये हॉटस्पॉट बचे। लेकिन इस छोटे से हिस्से में दुनिया की आधी पौधों की प्रजातियां हैं। सोचिए कितने जरूरी हैं ये। भारत में कौन से हैं मुख्य हॉटस्पॉट? भारत में 2 प्रमुख हैं, एक पूर्वी हिमालय के जंगल और दूसरा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट तो गुजरात से केरल तक फैला है। हाँ, और यहाँ खतरा है माइनिंग से, नेचुरल गैस की खोज से। इससे वहां के जंगल और वन्य जीव जैसे एशियाई शेर, जंगली बाइसन, इन पर खतरा है। और असम का मानस अभयारण्य? मानस में बाघ और गैंडे के लिए खतरा है बांधों से और पानी की ज्यादा इस्तेमाल से। और सुंदरबन, बाघों का घर। सुंदरबन में भी बांध, जंगल कटना, जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना, इन सब से बाघों और पूरे मैंग्रोव इकोसिस्टम पर खतरा है। ये तो चिंता की बात है। अब बात करते हैं उन प्रजातियों की जो खतरे में है, थ्रेटन स्पीसीज। IUCN की रेड लिस्ट होती है ना? हाँ, रेड लिस्ट। इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ये SSC के लिए भी जरूरी है। पहली है संकटग्रस्त प्रजातियां, एंडेंजर्ड स्पीसीज। इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो ये विलुप्त हो सकती हैं, जैसे लायन टेल्ड मंकी, लेसर फ्लोरिकन। दूसरी, दुर्लभ प्रजातियां, रेयर स्पीशीज। इनकी संख्या पहले से ही कम है और ये अक्सर किसी खास इलाके में ही मिलती हैं। एंडेमिक, माहौल बदला तो ये तेजी से खत्म हो सकती हैं, जैसे रेड पांडा, कस्तूरी मृग। तीसरी, संवेदनशील प्रजातियां, वल्नरेबल स्पीशीज। इनकी संख्या भी बहुत कम है और लगातार घट रही है। ये जल्द ही एंडेंजर्ड बन सकती हैं, जैसे बाघ, शेर। और चौथी, अनिश्चित प्रजातियां, इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। ये वो हैं जिनके बारे में लगता है कि वो खतरे में है, पर पक्की जानकारी नहीं है, शायद उनके शर्मीले स्वभाव के कारण, जैसे जायंट स्क्विरल, शेकरू। शेकरू तो महाराष्ट्र का राज्य प्राणी है। जी हाँ, 22 मई को वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे भी होता है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि इन सबको बचाना है। और वो WWF का 2008 का सर्वे, हाँ, कि 1975 से 2005 के बीच दुनिया की 30% जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो गई। सिर्फ 30-35 सालों में। ये आंकड़ा बहुत डरावना है, सोचने पे मजबूर करता है कि अगर यही चलता रहा तो आगे क्या होगा। तो आखिर में सवाल यही है कि इसमें हमारी क्या भूमिका है? क्या ये सिर्फ सरकार या संगठनों का काम है? बिल्कुल नहीं, हर एक व्यक्ति की भूमिका है। नोट्स में इसे कुछ हिस्सों में बांटा गया है, जैसे नियंत्रण, नुकसान रोकना, हानिकारक आदतें बदलना। उत्पादन, जो बिगड़ गया है उसे सुधारना, नए पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाना। जागरूकता, दूसरों को बताना, प्रेरित करना, भागीदारी बढ़ाना। निवारण,
भविष्य के खतरों को रोकना, सस्टेनेबल प्लानिंग करना। संरक्षण, जो संसाधन है उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना। और परिरक्षण, जो बचा है उसे उसके असली रूप में बचाना। तो संक्षेप में हमें कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। हाँ, जैसे किसी चीज को नष्ट न करें, पेड़ लगाएं, वन ही धन है, पर्यावरण का सम्मान करें, कागज का सही इस्तेमाल करें, पर्यावरण बचाना मतलब अपना भविष्य बचाना, और साफ हवा, पानी, जमीन, यही तो स्वस्थ जीवन की कुंजी है। तो आज की इस चर्चा से हमने पर्यावरण प्रबंधन के कई जरूरी पहलुओं को छुआ। इकोसिस्टम कैसे काम करता है, संतुलन क्यों जरूरी है, प्रदूषण के खतरे, बायोडायवर्सिटी, और उसे बचाने के उपाय, कानून, संगठन और हमारी अपनी भूमिका। एसएससी परीक्षा के लिए, जैसा हमने बीच बीच में बात की, इकोसिस्टम के घटक, प्रदूषण के प्रकार और कारण प्रभाव, मुख्य कानून और उनकी धाराएं, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराएं 49A, B, C, और संकटग्रस्त प्रजातियों की कैटेगरीज और उनके उदाहरण। हाँ, और हॉटस्पॉट्स का कॉन्सेप्ट, ये सब खास तौर पर याद रखने लायक है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद वो एक सवाल फिर से मन में आता है, WWF के सर्वे वाला। अगर प्रजातियां इसी रफ्तार से खत्म होती रहीं तो 20-30 साल बाद क्या होगा? कैसी दिखेगी हमारी पृथ्वी? कौन से जीव हमारे साथ होंगे? सोचने वाली बात है। क्या हम ऐसी दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं? बिल्कुल, इस पर सोचने की जरूरत हम सबको है।